2024 में नए कानूनों ने डिजिटल डेटा और एविडेंस पर बहुत जोर दिया है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में डिजिटल डेटा वाला प्रोसिक्यूशन एविडेंस जितना पक्का दिखाई देता है, उसे उतनी ही आसानी से बदला या नकली बनाया जा सकता है। इसलिए जैसे ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी केस में डिजिटल एविडेंस प्रस्तुत करने की बात कही जाए, तो उस फाइल के साथ कुछ काम एकदम सबसे पहले किए जाने चाहिए और कुछ काम कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। आप जानते ही हैं कि डिजिटल डेटा या डिजिटल एविडेंस को तोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो डिजिटल एविडेंस की मटेरियल वैल्यूज क्या हैं, और दूसरी बात कि वह किस प्रोसीजर के द्वारा इकट्ठा किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्जी डिजिटल एविडेंस की पहचान कर सकोगे और असली डिजिटल एविडेंस का तोड़ भी निकाल सकोगे। आज हमने बहुत सरल भाषा में डिजिटल एविडेंस वाले केसेस में डूज एंड डोंट्स को बताया है, यानी उन कामों और सवालों और कानूनों को बताया है जो फाइल को देखते ही उसमें लगे डिजिटल एविडेंस के नकलीपन, कमजोरी और ब्रेक पॉइंट्स को आपके सामने स्पष्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम डोंट्स की बात करते हैं। डोंट्स का माने होता है कि वे काम जो कभी भी डिजिटल डेटा वाले केसेस में नहीं किए जाने चाहिए, और इनमें पहला काम आता है अधूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉपियों का ट्रैप। आईओ अधूरे डिजिटल डेटा का जाल आरोपी के ऊपर फेंक देता है। जब किसी को फंसाना होता है तो 2-3 साल लंबी बातचीत में से आईओ सिर्फ 2-4 ऐसी लाइनें छांट कर लाता है जो सुनने में खराब लगें। इनसे आगे और पीछे का सारा सच आईओ खुद छिपा लेता है। इसे ही डिजिटल डेटा की अधूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज कहते हैं। नए एडवोकेट गलती करते हैं और जल्दबाजी में वे सीधे उन 4 लाइनों के कंटेंट पर क्रॉस शुरू कर देते हैं। अनुभवी एडवोकेट्स क्रॉस के दौरान सबसे पहले उस डिजिटल डेटा का अधूरापन कोर्ट में साबित करते हैं और बताते हैं कि यह बहुत सारी चीजों को छिपा रहा है, जितना छिपा रहा है उससे बहुत कम दिखा रहा है। क्रॉस में उस डिजिटल डेटा लाने वाले आईओ या दूसरे किसी उचित ऑफिसर से पूछा जाता है, इस चैट फाइल का असली मेटा डेटा कहाँ है, जिससे पूरी फाइल का सच पता लग सके। इस चैट प्रिंटआउट में हर एक मैसेज का असली अपरिवर्तित टाइम स्टैंप यानी भेजने वाले और पाने वाले का यूनिक डिजिटल सिग्नेचर कहाँ है। इस लोकेशन रिकॉर्ड के पीछे आपके पास टेलीकॉम कंपनी का असली सीडीआर ट्रायंगुलेशन डेटा कहाँ है। और जैसे ही गवाह इन सब उत्तरों से मना करेगा तो सारा का सारा इनकम्प्लीट डिजिटल एविडेंस बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी एविडेंस को पूरा सामने ना रखा जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सामने रखा जाए, तो इसका मतलब है कि वह मैलिशियस एविडेंस है। अगला पॉइंट सीसीटीवी फुटेज की गड़बड़ियों, उनकी परख और उपयोग को लेकर है। यंग एडवोकेट सोचते हैं कि अगर कैमरे में या सीसीटीवी में कोई वीडियो रिकॉर्ड हो गया है तो वह अवश्य ही सच होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस अक्सर कोर्ट में एक पेन ड्राइव या सीडी लाकर कहती है इसमें आरोपी की फुटेज है, लेकिन पेन ड्राइव की वीडियोस में बहुत गड़बड़ियां और चालाकी भरी होती हैं। जरूरी सीन्स काट लिए जाते हैं और वीडियो की क्वालिटी को अनेक जगहों पर कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि आप तक सही बात और पूरी बात पहुंच न सके, चेहरा साफ न दिखाई दे। पुलिस अपना यह ऐब सीधे पूछने पर कभी स्वीकार नहीं करती, इसलिए आईओ को सीधे सवाल पूछने के बजाय हाँ ना वाले लीगल और टेक्निकल जाल में फंसाया जाना चाहिए। उससे पूछा जाए डीवीआर में यह वीडियो किस फॉर्मेट में थी और पेन ड्राइव में यह किस फॉर्मेट में लेकर आए हो। क्या आपने डीवीआर की वीडियो को कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया था? क्या आप जानते हैं कि साधारण कॉपी पेस्ट करने से वीडियो का असली टाइम और डेटा इंटीग्रिटी बदल जाते हैं। इस वीडियो फाइल का हैश निकालने से पहले किस सॉफ्टवेयर के द्वारा इसका वीडियो फॉर्मेट बदला गया था, क्योंकि जो डीवीआर में फॉर्मेट था वह पेन ड्राइव के फॉर्मेट से हमेशा अलग होता है। इन प्रश्नों से कोर्ट के सामने यह सिद्ध हो जाएगा कि आईओ या एक्सपर्ट ने खुद ही पहले डेटा को करप्ट किया है और फिर उसकी हैश वैल्यू निकालकर कोर्ट को गुमराह किया है। इस वीडियो का पूरा डिजिटल एविडेंस
अब इसके बाद खराब माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि बिना ओरिजिनल का प्रिंट आउट फर्जी के बराबर होता है। पुलिस कागजों पर छपे हुए प्रिंट आउट्स लगाकर दावा करती है कि वे व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या फेसबुक पोस्ट के प्रिंट आउट्स हैं, यानी डिजिटल डेटा के प्रिंट आउट्स हैं जो आरोपी ने भेजे थे या इनके कारण आरोप का निर्माण हो रहा है। लेकिन आजकल एआई के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा नकली चैट और सोशल मीडिया के झूठे प्रिंट आउट्स तैयार किए जाते हैं। अनेक तो हमारे अपने केसेस में देखने को मिलते हैं। इसलिए उस कागजी प्रिंट आउट का मिलान जब तक असली मोबाइल या कंप्यूटर से ना किया जाए तब तक कागजी प्रिंट आउट पर सवाल उठाते रहना चाहिए। यंग एडवोकेट्स बिना पेरेंट डिवाइस को चेक किए ही प्रिंट आउट पर क्रॉस करने लगते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इससे आरोपी को प्रोसिक्यूशन के ट्रैप में फंसा दिया जाता है। इस गड़बड़ी को पकड़ने के लिए गवाह से बेहद आसान भाषा में सवाल पूछें। क्या आपने इस कागजी प्रिंट आउट को कोर्ट में पेश करने से पहले उस असली फोन या लैपटॉप से मिलाकर देखा था कि दोनों में एक ही बात लिखी है और यह वेरिफिकेशन जो आपने किया था वह आपके केस फाइल की किस सीडी में लिखा हुआ है? क्योंकि आईओ हमेशा सीडी में लिखने की बात पर ही पकड़ा जाता है। अगला सवाल पूछ सकते हैं, क्या जब्ती के समय यह असली फोन चालू हालत में था या वह टूटा हुआ था? क्या इस सर्टिफिकेट में उस कंप्यूटर या मोबाइल का नाम, मॉडल नंबर और डेटा निकालने का पूरा विवरण दर्ज है? और अगर यह कंपैरिजन और डिटेल्स चार्जशीट या उसकी केस डायरी में से गायब हैं, तो यह पेपर प्रिंट आउट कोर्ट के लिए रद्दी का एक टुकड़ा भर है। इसके बाद अब हम अगले भाग देखते हैं जो डूज हैं, जो अवश्य किए जाने चाहिए। और इसमें सबसे पहला आता है डिफेक्टिव सर्टिफिकेट जो 63(4) BSA में दिया जाता है। किसी भी फाइल में लगे हुए डिजिटल डेटा का गारंटी कार्ड उसका सर्टिफिकेट 63(4) BSA होता है। इस सर्टिफिकेट के बिना वह डिजिटल एविडेंस बेकार है। हर सर्टिफिकेट में संबंधित डिजिटल एविडेंस का प्रकार लिखा होना चाहिए कि कंप्यूटर है या स्टोरेज मीडिया है या डीवीआर है या मोबाइल है या फ्लैश ड्राइव है या सीडी, डीवीडी, सर्वर, क्लाउड या क्या कुछ और है। उसका रंग, उसका मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, उसका IMEI, UIN, UID, मैक या क्लाउड आईडी क्या है। ये सारी की सारी बातें आजकल के 63(4) सर्टिफिकेट में लिखे जाने जरूरी हैं। यह बात भी सर्टिफिकेट में स्पष्ट होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट देने वाला उस डेटा का ओनर है, मैनेजर है या ऑपरेटर है या क्या है, और उसकी हैश वैल्यू क्या है तथा वह किस एल्गोरिथम से हैश वैल्यू कैलकुलेट की गई है। साथ ही हैश रिपोर्ट भी उस फाइल में लगी हुई होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये समझिए कि 63(4) BSA का जो सर्टिफिकेट है वह बेकार है, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट की तरह बाद में इसे दोबारा से फाइल करके सटीक नहीं बनाया जा सकता। यदि आपने फाइलिंग के टाइम पर ही सही सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। वह सर्टिफिकेट गलत है और इसलिए पूरा का पूरा डिजिटल एविडेंस भी गलत हो जाएगा। इन सब बातों को वेरीफाई करने वाला एक्सपर्ट का एक सर्टिफिकेट भी इसी के साथ लगा होना चाहिए जो उसके पार्ट बी में आता है। जब आप डिजिटल एविडेंस के सर्टिफिकेट को देख रहे हो तो आपको पहले चैम्बर में बैठकर डिजिटल डेटा की सब कमियों को चिन्हित कर लेना चाहिए और फिर उनको एक पेपर पर लिखकर अपने पास रख लेना चाहिए। आईओ एक्सपर्ट जो मिले उस पर सवाल इस प्रकार से पूछने चाहिए। सर्टिफिकेट में लिखा हुआ IMEI, UIN, UID या मैक नंबर आपने खुद वेरीफाई किया था या किसी और से करवाया था? क्या आपने हैश वैल्यू खुद अपने आप निकाल कर लिखी थी या किसी दूसरे से इसको निकलवाया था? आप कंप्यूटर के मालिक हैं तो खरीदी का सबूत दिखाओ और मैनेजर या ऑपरेटर हैं तो आपको मिलने वाली परमिशन और अपना आई कार्ड भी दिखाओ। जैसे ये सब चीजें इस सर्टिफिकेट में से गायब मिलेंगी वह पूरा डिजिटल एविडेंस वहीं पर दम तोड़ देगा। डूज में एक अन्य पॉइंट आता है चेन ऑफ कस्टडी की गड़बड़। यह दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि सबूतों के पूरे सफर की जांच की जाए, जिसे कानूनी भाषा में चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। पुलिस ने मौके से जो फोन जब्त किया था वह थाने के मालखाने तक कब पहुंचा, कौन ले गया,
वहां से लैब तक कैसे गया, उसको कौन ले गया, इसकी पूरी टाइम ट्रैकिंग आपको करनी होती है। किसी भी केस में जो भी केस प्रॉपर्टी जब्त की जाती है वह जब्ती से ट्रायल की समाप्ति तक पुलिस मालखाना में ही रहती है। इस दौरान वह जब भी मालखाना से बाहर निकाली जाती है या वापस मालखाना में जमा की जाती है तो पुलिस के रजिस्टर नंबर 19 में इस बात की एंट्री की जाती है और उस एंट्री का कंटेंट आईओ के द्वारा केस डायरी में लिखकर लगाया जाता है। बस इसी बात का रिकॉर्ड केस फाइल में है या नहीं है, इससे पूरे केस की चेन ऑफ कस्टडी की जांच हो जाती है। आईओ मालखाना मॉडरेटर का फर्जीवाड़ा जांचने के लिए उनके क्रॉस में ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जब्ती के बाद मोबाइल को जब मालखाना में दिया गया था तो उसकी एंट्री किस सीडे में लिखी है। 12 जुलाई को जब कांस्टेबल उसे एफएसएल के लिए ले गया था तो वह मालखाना एंट्री कहाँ है, यहाँ से माल निकाला जा रहा है। कांस्टेबल की एफएसएल के लिए रवानगी की एंट्री कहाँ है। आमदोरफ्त रजिस्टर होता है थाने का, उसमें हर आने और जाने वाले की एंट्री लिखी होती है। अगला सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि एफएसएल में मोबाइल जमा करवाने की पावती कहाँ है, एक्नॉलेजमेंट। और यही सारी बातें कांस्टेबल या मोबाइल वापसी के समय जांचनी होंगी। जैसे ही गड़बड़ी ट्रैक होगी तो मोबाइल और उसका डिजिटल एविडेंस सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल डेटा और डिजिटल एविडेंस के लिए उनकी प्रोसीजर सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्रोसीजर खराब है तो एविडेंस भी खराब हो जाएगा। अंत में आता है कि किसी भी केस प्रॉपर्टी की जब्ती और उसके हैश वैल्यू निकालने का जो टाइम गैप है वह कितना है। मान लीजिए यदि किसी केस में पुलिस ने 1 तारीख को मोबाइल जब्त किया लेकिन एफएसएल ने उसकी हैश वैल्यू निकाली पूरे 10 दिन या 250 घंटे के बाद, तो सवाल है कि इन 250 घंटों में उस मोबाइल के साथ क्या क्या किया गया। यह प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड का सबसे बड़ा गैप हो जाता है। और यदि इस पर प्रोसिक्यूशन गवाहों का संभलकर क्रॉस किया जाएगा तो पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन एविडेंस इसी एक छेद में से बहकर बाहर निकल जाएगा। आप गवाहों से पूछ सकते हैं, यह बात तो सही है ना कि जब्ती के समय मोबाइल का हैश निकाला जाना किसी भी सीडी में नहीं लिखा है, माने आईओ ने नहीं निकाला था। एफएसएल द्वारा 10 तारीख को निकाले गए हैश से पहले आपने कभी कोई हैश निकाला हो, यह भी किसी सीडी में नहीं लिखा है। यानी कि पुलिस ने इसको कभी नहीं निकाला, जो निकाला एफएसएल ने निकाला और 10 दिन के बाद निकाला। आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट या बयान भी केस फाइल में नहीं लगाया है कि इन 10 दिनों में मोबाइल के साथ टेम्परिंग नहीं की गई थी। ऐसा भी कोई एविडेंस इस केस फाइल पर नहीं लगा है कि इन 10 दिनों के लिए यह मोबाइल किसी सीनियर पुलिस अधिकारी की कस्टडी में सील लगाकर रखा गया था। और आप इस तरह अंत में पाएंगे कि केस की मेरिट पर क्रॉस करने से पहले ही हमने केस के डिजिटल एविडेंस को नष्ट कर दिया है। अब डिजिटल एविडेंस हमारी कानून व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, इसको अब झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए झूठे डिजिटल एविडेंस से बचने और उसे नष्ट करने के लिए हमें डिजिटल एविडेंस के कानूनों का माहिर तो अब बनना ही पड़ेगा। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।